राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। मेरा नाम स्वाति है। हम 4 बहन भाई थे। मेरा नंबर आखिरी पर है। मेरे पापा रिटायर्ड आर्मी चीफ जनरल थे। आर्मी ऑफिसर होने की वजह से वे बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े जवान थे। चाल चलन में भी ठाक था और अकड़ थी। यह अकड़ और ठाक मेरे पापा की पर्सनैलिटी का खास हिस्सा है। इसके साथ ही मेरी माँ भी आर्मी ऑफिसर की पत्नी थी, इसलिए उनका पहनना ओढ़ना ना सबसे अलग था। मेरी माँ शक्ल सूरत की बहुत ही खूबसूरत थी। मेरे मम्मी पापा की जोड़ी बहुत ही खूबसूरत थी। मेरे मम्मी पापा की जोड़ी बहुत ही प्यारी थी। भगवान ने मेरे बहन भाइयों की सूरत भी बहुत ही प्यारी बनाई थी। दोनों बड़े भाई पापा पर गए थे और मेरी बहन मेरी माँ पर गई थी। लेकिन जब मैं पैदा हुई तो मेरा रंग सांवला था और मेरे नैन नक्श भी बहुत ही भद्दे थे। किसी को यकीन ही नहीं होता था कि मैं अपनी मम्मी पापा की सगी बेटी हूँ। बचपन में भी जब मेरे मम्मी पापा कहीं घूमने बाहर जाते तो मुझे हमेशा मेरी दादी के पास छोड़ जाया करते थे। मेरी दादी मुझसे मुझसे बहुत ही प्यार करती थी। अक्सर मैं अपनी दादी के गोद में सर रखकर रोती और कहती कि मुझे भी बाहर जाना है सबके साथ। मैं बदसूरत हूँ, इसीलिए कोई मुझे बाहर लेकर नहीं जाता है। मैं काली हूँ, इसीलिए पापा की इज्जत पर फर्क पड़ता है। मेरी दादी हमेशा मेरा हौसला बढ़ाती कहती थी, काले लोग तो भगवान को बहुत ही प्यारे होते हैं। और फिर हमारे कहना भी तो सांवले रंग के थे, सब लोग उनसे कितना प्यार करते थे। फिर तुम क्यों अपने आप को किसी से कम क्यों समझती हो? काली रंगत में तो बहुत ही खुशी होती है। तुम भी बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारा रंग सांवला है तो क्या हुआ? लेकिन मुझे दुनिया वालों ने बताया था कि मैं बदसूरत ही हूँ, जिस पर मुझे आंखें बंद करके विश्वास भी हो गया था। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बदसूरत थी और यह बात मेरे दिमाग में घर कर गई थी। सब रिश्तेदार मेरी माँ से कहते, तेरी छोटी बेटी के नसीब खराब हैं। बचपन में मुझे कभी ये बात समझ नहीं आई थी कि बदसूरती से बदकिस्मती का क्या लेना देना। लेकिन वक्त के रहते मुझे हालात ने हर बात का मतलब समझा दिया था कि बदसूरती और बदकिस्मती में आपस में बहुत गहरा संबंध है। स्कूल जाती थी तो मेरे बहन भाई अपने साथ मुझे नहीं लेकर जाते थे, इसीलिए मम्मी पापा ने मुझे एक अलग स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। वहाँ भी सब मुझ पर हंसे तो मैं घर आकर खूब रोती। अब ऐसा रोज ही होने लगा था। मैं रोज अपने स्कूल के बच्चों की शिकायत लेकर अपने मम्मी पापा के कान खाती रहती। रोज रोज के तमाशे से बचने के लिए मेरे मम्मी पापा ने मुझे एक सरकारी स्कूल में डाल दिया। वहाँ सब मेरे जैसे ही बच्चे थे, क्योंकि वहाँ सब गरीब घरानों से आए हुए थे, जिनके यूनिफॉर्म गंदे मैले और रंग उड़े उड़े हुए होते थे। मैं गाड़ी में ड्राइवर के साथ जाया करती थी। तब सारे बच्चे मुझे देखकर हैरान होते थे तब सारे बच्चे मुझे देखकर हैरान होते थे और मुझे घूर घूर कर देखा करते थे। पहले दिन तो सब मुझे ऐसे घूर कर देख रहे थे जैसे मैंने उनसे उनके गुर्दे उधार मांग लिए हों। और एक दिन तो मेरे हैरत की हद ना रही जब एक लड़की मेरे पास आई और उसने मेरे हाथों को पकड़कर उन्हें चूमना शुरू कर दिया। क्योंकि मैं बहुत अमीर घराने से थी, शायद वे इसलिए ऐसा कर रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई थी। मैंने जल्दी से अपना हाथ खींच लिया
मेरे पास जितने भी पैसे होते थे उनमें से आधे पैसे तो अपनी सहेलियों में ही बांट देती थी। उसी स्कूल में मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त भी बन गई थी। उसकी रंगत मेरे जितने काली तो नहीं थी, हाँ थोड़ी सांवली ज़रूर थी, लेकिन वह दिल की भी बहुत अच्छी थी। हमेशा मेरे साथ रहती। मैं उदास होती तो मुझे हंसाने की कोशिश करती। मैं जिस दिन दुखी होती तो मुझे हिम्मत और हौसला देती। लेकिन अभी मेरा मुश्किल समय कटा नहीं था, बल्कि और भी ज़्यादा बढ़ गया था। मेरा एकलौता सहारा, मेरी खुशियों की चाबी, मेरी दादी इस दुनिया से चली गई थी। घर से बाहर तो मेरी सहेली रिया थी, जो मेरा साथ देती थी और मेरा दुख बांटती थी। लेकिन घर के अंदर अब मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। मेरे घर अक्सर मेरे कज़न आते तो सब एक साथ खेलते, लेकिन कोई भी मुझे अपने साथ खिलाना पसंद नहीं करता था। लड़के क्रिकेट खेल रहे होते और मैं पास से गुजर जाती, और अगर कोई इत्तेफाकन हार जाता तो उसका कसूरवार भी मुझे ही ठहराया जाता था कि मैं काली बिल्ली की तरह बहुत ही मनहूस हूँ, इसीलिए ऐसा हुआ है। समय धीरे धीरे यूं ही गुजर गया। हम सब बहन भाई बड़े हो गए थे। मेरे सबसे बड़े भाई की शादी हुई तो मेरे सब रिश्तेदार घर में जमा हुए थे। मेरा भाई भी पापा की तरह आर्मी ऑफिसर था, इसीलिए भाई ने पसंद की शादी की थी। मेरी भाभी भी आर्मी ऑफिसर थी। मेरी भाभी बहुत ही खूबसूरत थी। दोनों बहुत खुश थे। मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि मैं भाभी को जैसे समझती थी वैसे कुछ नहीं हुआ था। भाभी ने तो मुझे एक बार भी बदसूरती का ताना नहीं दिया था। भगवान ने मेरे भाई के घर अपनी कृपा दृष्टि कुछ ज़्यादा ही कर दी थी। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। भाभी पेट से थी और सब लोग बहुत खुश थे आने वाले मेहमान को लेकर। लेकिन अब सबको एक बात की फिक्र सताने लगी थी कि कहीं बच्चा मेरे जैसा पैदा ना हो जाए। तभी मेरे भाई ने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि जहाँ तुम्हारी भाभी हो वहाँ तुम नहीं जाया करो। तुम अपनी शक्ल अपनी भाभी को नहीं दिखाना, नहीं तो तुम्हारी भाभी अगर तुम्हारी शक्ल देख लेगी तो फिर हमारा बच्चा भी तुम्हारे जैसा पैदा होगा। मुझे अपने भाई की बात सुनकर कोई दुख नहीं हुआ था, क्योंकि मैं तो शुरू से ही भाई के मुंह से ऐसी बातें सुनने की आदी हो चुकी थी। दुख तो मुझे इस बात का हुआ था कि भाभी ने एक बार भी भाई को ऐसा कहने से मना नहीं किया था। जैसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह पहले से ही यह सब कुछ चाहती हों कि मैं उनके सामने ना आया करूं। मेरी बदकिस्मती अपने चरम सीमा पर थी। शायद जो भाई के घर औलाद होने से पहले ही मर गई, और उसका इल्ज़ाम भी अब मुझ पर लगा दिया गया कि मेरी बदकिस्मती भाई के बच्चे को खा गई। अब तो हर समय का रोना धोना मेरी किस्मत बन चुकी थी। अब तो भाभी की नफ़रत भी खुलकर सामने आ गई थी कि वह हर समय मुझे ताने देती और हर वक्त बहाने बहाने से मुझसे लड़ाई करने की कोशिश करती। यह सब अब रोज का रूटीन बन गया था। मुझे भी अब इन सब की आदत हो गई थी। धीरे धीरे समय थोड़ा आगे को और सरका। मेरे दूसरे भाई की शादी और मेरी बहन की भी शादी हो गई। घर में अब मैं अकेली बची थी। घर में जो भी रिश्तेदार आते वह मेरी माँ से कहते कि तुम्हारी इस काली बेटी को कौन ब्याह कर ले जाएगा, यह तो बहुत ही काली है, ऊपर से नैन नक्श भी इतने खराब हैं, और फिर इसकी किस्मत भी कितनी काली है, इसका साया कहीं किसी के ऊपर पड़ जाए वह बर्बाद हो जाता है। लोगों की बातें सुनकर मेरी माँ के चेहरे पर मायूसी छा जाती थी। लोगों की बातें सुनकर अब तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि कभी मेरी शादी भी हो पाएगी। ऐसा नहीं था कि मेरे लिए रिश्ते नहीं आते थे, रिश्ते तो बहुत आते थे, लेकिन मुझे देखकर इनकार करके चले जाते थे। तो इसीलिए मेरी भी उम्मीद अब ख़त्म हो गई थी कि कभी मेरी भी शादी होगी। लेकिन एक दिन हैरत का मुझे तेज़ झटका लगा। कुछ लोग मुझे देखने आए और मुझे देखने के बाद
उन लोगों ने हाँ भी कर दी। हम सब बहुत हैरान थे। लड़का भी पढ़ा लिखा था, खूबसूरत नौजवान था। लड़कियों की उसके लिए कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह मुझे पसंद कर गया। यह मेरे लिए बहुत ही हैरान कर देने वाली बात थी। सब लोग बहुत खुश थे। मैंने भी अपने तमाम अंदाज़ों को पीछे धकेल दिया और अब मैं भी खुश रहने लगी थी। हमारी मंगनी को 4 महीने का समय गुज़र चुका था, लेकिन इन 4 महीनों में भी किसी की हैरानी कम होने का नाम नहीं ले रही। जब मंगनी के 4 महीने बाद मुझसे मेरी तमाम जायदाद में से कुछ हिस्सा अपने नाम करवाने के लिए बोला, ऐसा नहीं था कि वह अमीर घराने से नहीं था, लेकिन कुछ लोगों की हवस कभी ख़त्म नहीं होती और ऐसा ही उन लोगों के साथ था। मेरे माँ-बाप ने तो मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए जायदाद उन लोगों के नाम करने के बारे में सोच लिया था, लेकिन मैंने ही अपने माँ-बाप को सख्ती से मना कर दिया। मैंने मम्मी-पापा से कहा, क्या घर मेरे हिस्से की जायदाद देकर इस लड़के से मेरी शादी कराई तो मैं अपनी जान दे दूँगी। अफ़सोस मुझे रिश्ता टूटने का नहीं था, अफ़सोस तो मुझे अपने पापा की सोच पर था कि वह मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए लालची लोगों में मेरी शादी कर रहे थे। और फिर पापा के एक और इल्ज़ाम पर मेरी रूह काँप गई जब पापा ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैं बाहर नैन मटक्का करती हूँ, इसीलिए इस रिश्ते से इनकार कर रही हूँ। जब एक इंसान इतना पढ़ा लिखा होकर भी ऐसे गंदे शब्दों वाली बात करे तो इस इंसान पर नहीं, उसकी परवरिश पर अफ़सोस होता है। इस रिश्ते के टूटने के बाद 2-3 रिश्ते और आए, लेकिन वह भी सब लालची और दहेज के लोभ में मुझसे शादी करना चाहते थे और यह भी रिश्ते टूटते चले गए और इन रिश्तों के टूटने का जिम्मेदार मुझे ही ठहराया गया। सब कहते कि मैं मनहूस हूँ, इसलिए मेरी शादी नहीं हो रही है। अब तो मनहूस शब्द मेरे नाम के साथ जुड़ गया था। अब तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे अपने नाम के आगे से अपने पापा का नाम हटाकर मुझे अपना नाम स्वाति मनहूस कर लेना चाहिए था। मैं अभी इन सारी बातों से थक चुकी थी। हैरानी की बात यह थी कि अभी तक जिंदा कैसे थी। ताने बर्दाश्त कर करके मैं बिल्कुल पत्थर हो गई थी। अब मुझ में दिल नहीं रहा। किसी की भी कोई बुरी बात मुझे बुरी ही नहीं लगती थी। जब कोई खुशी का मौका होता तो मुझे वह खुशी भी रास नहीं आती। समय गुजरने के साथ साथ एक बात जरूर समझ आ गई थी कि खुद पर इल्ज़ाम ले लेना किसी के लगाए गए इल्ज़ाम से ज़्यादा अच्छा होता है। कोई दूसरा इल्ज़ाम लगाता है तो ज़्यादा तकलीफ़ देता है। पापा ने अपने दोस्तों में भी मेरी शादी की बात चलाई, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया कि आजकल के लड़के कहाँ इतनी काली लड़की के साथ शादी करना पसंद करते हैं। आजकल के लड़कों को तो सुंदर पत्नियां चाहिए होती हैं जो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। मुझे उन लोगों की इन बातों से कोई दुख नहीं होता था। अब मेरे मम्मी पापा में हर समय लड़ाई होने लगी। मम्मी पापा के कमरे से रोज चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती। पता नहीं वह लोग किस बात पर लड़ाई झगड़ा करते थे। एक दिन रात को अचानक मेरी आँख खुल गई। प्यास लगी तो पानी लेने के लिए किचन की तरफ चल दी। किचन से पानी भरा और वापस कमरे में आ रही थी कि मम्मी पापा के कमरे से लड़ने की आवाज़ आ रही थी। मैंने परेशान होते हुए हॉल में लगी घड़ी की तरफ देखा तो वहाँ रात के 2:30 बज रहे थे। मैं अफसोस और दुख से सिर हिलाती हुई अपने कमरे की तरफ जाने लगी कि तभी मुझे मेरा नाम की आवाज़ सुनाई दी। मैंने उत्सुकता के मारे जैसे ही अपने पापा के कमरे के दरवाजे से कान लगाया तो मेरी रूह कांप गई। अंदर मम्मी पापा से कह रही थी कि
अपनी मनूस बेटी के लिए तुम अपने जान पहचान वालों में ही कोई रिश्ता ढूंढ लो, नहीं तो किसी गरीब घराने में ही उसकी शादी कर दो। मम्मी की बात सुनकर तो मुझे और भी ज़्यादा धक्का लगा था। मम्मी ने कहा था कि मेरे जब जान पहचान वाले हाई फाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, इस काली कलूटी लड़की से शादी करना क्यों पसंद करेंगे। मम्मी की यह बात सुनकर मेरा दिल करची छलनी छलनी हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा दिल जैसे बंद हो गया था। लोगों की बातों से मुझे ज़्यादा दुख नहीं होता था, लेकिन जब आज मैं अपनी ही माँ बाप के मुंह से खुद को मनहूस कहते सुना तो कहते कहते ही मेरा दिल टूट गया। मेरे सगे माँ बाप मुझसे किस कदर नफरत करते हैं, उन्हें मुझसे ज़्यादा अपने यार दोस्तों की परवाह थी। अब हर रोज़ मम्मी पापा में यही बहस चलती थी। तंग आकर एक दो बार तो मैंने खुद ही जान देने की कोशिश भी की थी। यह खबर आग की तरह पूरे खानदान में फैल गई थी। कुछ ने मुझे हौसला दिया और कुछ ने मुझे भला बुरा कहा। मेरी मम्मी की एक सहेली थी, मम्मी की तरह बहुत ज़्यादा मॉडर्न नहीं थी, अमीर तो बहुत ही, लेकिन बहुत ही सादगी से रहती थी। उनका एक बेटा था, पढ़ा लिखा, जो अमेरिका में डॉक्टरी की पढ़ाई करके आया था। ऊपर से शक्ल सूरत में भी किसी से कम नहीं था। अकड़ और गुरूर उसकी पर्सनैलिटी का खास हिस्सा था। खानदान में किसी को भी मुंह नहीं लगाता था। लड़कियां उसके आसपास मंडराती रहती थीं, लेकिन वह किसी को घास नहीं डालता था। ना जाने कितनी लड़कियां उसके साथ शादी करने की उम्मीद में थीं। मेरी माँ के सर्कल की जितनी भी मॉडर्न औरतें थीं, सब उससे अपनी बेटी की शादी करना चाहती थी, लेकिन इन सब में मैं कहीं नहीं थी और ना ही मुझे कभी ऐसी सोच आई थी, क्योंकि मैं हकीकत में रहने वाली लड़की थी। जिंदगी ने मुझे सच्चाई दिखा दी थी कि मेरा नसीब काली स्याही से लिखा गया है, इतनी काली स्याही से कि वह रंग मेरे ऊपर चढ़ गया है। अब उस पर कोई दूसरा रंग चढ़ ही नहीं सकता। एक तरफ तो सोसाइटी की सारी खूबसूरत और फैशनेबल लड़कियां थीं, तो दूसरी तरफ मैं अकेली, जिसे मनहूस का खिताब मिला हुआ था। फिर भला मैं कैसे मम्मी की सहेली के बेटे को पसंद आ सकती थी। लेकिन यह सच में हुआ था। मैं मम्मी की सहेली को अपने मगरूर और पढ़े लिखे बेटे के लिए पसंद आ गई थी। मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन जितनी प्यार से उन्होंने मेरा हाथ मेरी मम्मी से मांगा था, शक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। मुझ पर ऐसे बारी सदके जा रही थी जैसे मेरे अलावा दुनिया में उन्हें कोई और प्यारा है ही नहीं। मेरी माँ और पापा भी हैरान हो रहे थे, लेकिन वे खुश भी थे कि चलो उनके सर से बला जो टल रही है। मेरी सास ने शादी की तारीख जल्दी ही रख दी और फिर एक दिन भी आ गया जब मेरी शादी होनी थी, और फिर मम्मी की सहेली कि उस मंगरूर बेटे से मेरी शादी हो गई। मैंने सोचा कि सच में आज मेरी किस्मत खुल गई है। मेरा पति और मेरी सास मुझे इज्जत के साथ विदा करके अपने घर ले आए। अगर मेरी किस्मत वाकई सबसे अलग थलग थी, सुहागरात पर ही मेरे पति ने मुझे गाड़ी में बैठाया और सुनसान इलाके में बने एक अस्पताल में ले गया। रास्ते भर उसने मुझसे कोई बात नहीं की। मेरा दिल अनजाने डर से धड़क रहा था। पता नहीं मेरा पति मुझे यहाँ क्यों लेकर आया था। अलग अलग रास्ते देखते हुए मैं बहुत हैरान हुई, क्योंकि
मम्मी की इस सहेली के घर में पहले भी आ चुकी थी, लेकिन यह सड़कें तो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। सुनसान सड़कों पर चलती गाड़ी ने एक बार तो मेरी रूह खींच ली थी, लेकिन जब गाड़ी अस्पताल के सामने रुकी थी तो मैं हैरान रह गई थी। मेरे पति ने मुझे गाड़ी से उतारा और मेरा हाथ पकड़कर अस्पताल के अंदर दाखिल हो गया। रास्ते में कई डॉक्टर मिले, सब मुझे हैरत से देख रहे थे, लेकिन मेरे पति को किसी की परवाह न थी। बस वह मेरा हाथ थामे मुझे लिए चला जा रहा था। अचानक एक वार्ड के आगे रुका तो मेरी सांस थोड़ी बहली हुई। मैं हैरत से अपने पति की तरफ देखा, उसका चेहरा एकदम सपाट था। मेरे पति ने वार्ड का दरवाज़ा खोला तो मेरी जान निकल गई। जब मैंने वहाँ बहुत सारे ऐसे मरीज देखे जो बुरी तरह से जले हुए थे। सबके जिस्म पर पट्टियाँ बंधी हुई थी, किसी के हाथ पर, किसी के चेहरे पर, किसी के पूरे शरीर पर ही पट्टियाँ बंधी हुई थी। यह सब देखकर मेरी रूह कांपने लगी थी। मैं एकदम बेहोश होती होती बची थी, लेकिन मेरे पति ने मुझे थाम लिया था। मैंने खौफनाक नज़रों से अपने पति की तरफ देखा। मेरे पति की आंखें लाल अंगारे जैसी हो रही थीं। उसने उन्हीं लाल आँखों से मेरी तरफ देखा था तो मेरी आँखों से आंसू झलक आए। मेरे पति ने मुझे बताया, यह सब अपने घरवालों से तंग आकर खुदकुशी करने की कोशिश कर चुके हैं। जिंदगी की जंग बहादुरी से लड़ने की बजाय इन्होंने मौत को चुनना ज़्यादा पसंद किया। मैंने देखा वहाँ ज़्यादातर औरतें थीं, अलग अलग उम्र की औरतें जो अपने जले हुए शरीर को लिए हुए लेटी हुई थीं। मेरा गला सूख गया था जब मेरे पति ने मुझे एक बच्ची दिखाई जिसकी उम्र लगभग 13 से 14 साल होगी, और उसने खुदकुशी इसलिए करने की कोशिश की क्योंकि वह लोग बहुत गरीब थे। उनके घर खाने को कुछ न था और यह घर की बड़ी बेटी थी। उसकी माँ ने उसे कहा कि कुछ ना कुछ करके घर में कुछ पैसे लाओ, और जब वह यह सब करने में नाकाम रही तो उसने बहन भाइयों के मायूस चेहरे देखकर उसको कुछ ना सूझा तो उसने खुदकुशी का रास्ता अपना लिया। फिर मेरे पति मुझे दूसरे बेड के पास लेकर गए जहाँ एक जवान औरत लेटी हुई थी जिसका आधा चेहरा बुरी तरह से जल चुका था, लेकिन आधा चेहरा बिल्कुल साफ था, और साफ चेहरा देखकर मालूम होता था कि वह बहुत खूबसूरत रही होगी। पर मुझे हैरानी इस बात पर हुई थी कि ऐसी क्या वजह थी जो उसने खुदकुशी करने की कोशिश करनी पड़ी। मेरे पति ने बताया, यह वह लड़की है जिसने अपनी पसंद से शादी की क्योंकि यह बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन शादी के बाद इसके पति ने इसका जीना हराम कर दिया। तंग करके इसके ससुराल वालों ने इसकी जिंदगी इस तरह दूरभर कर दी। हार कर इस लड़की को यह कदम उठाना पड़ा, लेकिन खुशकिस्मती से बच गई। उस लड़की की कहानी सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। कितनी खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसकी खूबसूरती भी उसके काम न आई। मेरे पति मुझे दूसरे की तरफ लेकर गए। उस पर एक आधे उम्र की औरत लेटी हुई थी। उसके चेहरे के अलावा उसका पूरा शरीर जला हुआ था। मेरे पति ने बताया कि ससुराल से तंग आकर उसने तंदूर में छलांग लगा दी। मेरा दिल कांप रहा था। ऐसी बातें सुनकर मैं सांस रोके हुए अपने पति की बातें सुन रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसको हौसला दूं जिन्होंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली थी। मुझे बहुत दुख था। दुख में मैं हिचकियों के साथ रोने लगी। मेरे पति हर्षित ने मुझे संभाला और मेरा हाथ थामकर मुझे वार्ड से बाहर ले आया। मैं अभी तक रो रही थी। उसने मुझे कुछ देर मेरे हाल पर छोड़ दिया और खुद कहीं बाहर चला गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्यों इतना ज़्यादा रो रही हूँ। हॉस्पिटल में सब लोग मुझे हैरानी से देख रहे थे। मैं उस समय दुल्हन के जोड़े में सजी हुई थी और इस
इस तरह से एक दुल्हन को रोते देखकर सच में अजीब था, लेकिन मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। थोड़ी देर बाद हर्षित वापस आ गए। उसके हाथ में पानी की एक बोतल थी। उसने पानी की बोतल मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने बोतल मुंह से लगा ली। अब भी हर्षित कुछ नहीं बोले थे। थोड़ी देर बाद मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठाया और हॉस्पिटल से बाहर लेकर आ गए। मुझे गाड़ी में बैठाया और फिर गाड़ी चला दी। अब वह गाड़ी उन्हीं सड़कों पर वापस से दौड़ रही थी। मैं बगैर आवाज किए खामोश बैठी उन रास्तों को देख रही थी। हर्षित ने मुझसे कहा, तुम्हें अस्पताल ले जाकर उन औरतों से मिलवाने का मेरा सिर्फ एक मकसद था कि आत्महत्या करना कायरता की निशानी होती है। जिंदगी की मुश्किलों से जो भागकर इस रास्ते को चुनते हैं उसे दुनिया कायर कहती है। बहादुरी के साथ जिंदगी की लड़ाई को लड़ना चाहिए। आज भगवान ने जिंदगी में मुश्किलें दी हैं तो कल उन्हें आसान भी करेगा। मैं चुपचाप हर्षित की बातें सुन रही थी। मेरे पति ने एक घर के सामने जाकर गाड़ी रोक दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये किसका घर है। ध्यान दिया तो मैं चौंक गई, क्योंकि यह तो मेरा ससुराल ही था। एक और झटका लगा जब मैं गाड़ी से उतरकर घर में दाखिल हुई थी तो दरवाजे से लेकर मेरे कमरे तक का पूरा रास्ता फूलों से सजा हुआ था। कमरे के अंदर अलग अलग रंगों की खुशबूदार कैंडल जला रही थीं। कमरे को फूलों से बहुत ही मेहनत से सजाया गया था। मैं हैरत से यह सब कुछ देख रही थी और मेरे पति मुस्कुराते हुए हाथ बांधे मुझे देख रहे थे। लेकिन मेरा दिमाग में एक ख्याल आते ही मेरी सारी खुशी हवा हो गई कि भला इतना काबिल डॉक्टर, इतना हैंडसम डॉक्टर मुझ जैसी मामूली लड़की से शादी क्यों करेगा। जरूर उसकी कोई मजबूरी रही होगी। बस यह ख्याल आते ही मेरा दिल उदास हो गया। मैं चुपचाप बाथरूम में घुस गई, कपड़े बदल कर आई और बेड पर लेट गई। हर्षित ने भी मुझे डिस्टर्ब नहीं किया और लाइट ऑफ कर दी। मैं करवट बदलकर लेट गई। थोड़ी ही देर में मुझे नींद आ गई थी। अगले कई दिन इसी तरह गुजर गए थे। हर्षित मेरा बहुत ख्याल रखता था, मुझे खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करता। शादी के बाद ना जाने ऐसा क्या हो गया था कि वही लोग जो मुझे काली, बदसूरत, मनहूस, बदनसीब कहते थे, आज मेरी तारीफ करते नहीं थकते थे। मुझे लगता है शायद ये पैसों का कमाल है, लेकिन फिर मैं सोची पैसे तो पहले भी मेरे पास बहुत था, या सब कुछ मेरी समझ के बाहर था। और एक दिन थक हार कर मैंने हर्षित से मुझसे शादी करने की वजह पूछ ली, जिस पर वह हंसने लगा। फिर मुझे बहुत ही प्यार से अपने पास बैठाया और फिर जो कहानी सुनाई उसे सुनकर मैं हक्की बक्की रह गई थी। हर्षित ने मुझे बताया कि जब वह बाहर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था तो मेरी माँ ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया कि उनकी सहेली की बेटी ने 2 बार खुदकुशी करने की कोशिश की है। जब मैंने अपनी माँ से तुम्हारी खुदकुशी करने की वजह पूछी तो सुनकर मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा था। भला आज के दौर में कोई ऐसा कैसे कर सकता है। मैंने अपनी माँ से तुम्हारी फ़ोटो मंगाई। पहले तो मेरी माँ ने मना कर दिया, लेकिन जब मैंने जिद की तो उन्होंने तुम्हारी एक फ़ोटो मुझे सेंड कर दी। कुछ दिन सोच विचार करने के बाद मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं इंडिया आना चाहता हूँ और इंडिया में ही सेटल होना चाहता हूँ। मेरी माँ ने मेरी बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गई, क्योंकि मैंने पहले ही प्लान बना रखा था कि मैं वहीं अमेरिका में सेटल हो जाऊँगा।
इंडिया नहीं आऊँगा। मेरी बात सुनकर मेरी माँ बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और जब मैंने अपनी माँ को इंडिया आने की वजह बताई तो और भी ज़्यादा खुश हो गई। कहने लगी, तुमने जो फैसला किया है मैं उस फैसले में तुम्हारा साथ साथ हूँ। आखिर इस फैसले के चलते मुझे मेरा बेटा वापस मिल गया और फिर मेरी माँ मेरे लिए तुम्हारा रिश्ता लेकर चली गई। तुम मुझे दिल से भा गई थी स्वाति। बाहरी खूबसूरती मायने नहीं रखती। ना जाने कितनी खूबसूरत लड़कियों से मेरा पाला पड़ा है। ना जाने कितनी खूबसूरत लड़कियां मेरे ऊपर मरती थी, लेकिन उनको देखकर कभी मेरा दिल नहीं धड़का। मेकअप से लिपे पुते चेहरे से मुझे घिन आती है। तुम्हारी सादगी और मासूमियत ने मुझे अपना दीवाना बना लिया। शायद तुमने अपनी आंखों को गौर से नहीं देखा है, यह किसी को भी अपना दीवाना बना सकती हैं। यह कहकर हर्षित ने मुझे आईने के सामने खड़ा कर दिया। सच में आज से पहले मुझे अपनी आंखें कभी इतनी खूबसूरत नहीं लगी थीं और आज मेरे चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो आज से पहले कभी नहीं थी। शायद यह सब हर्षित के प्यार का कमाल था। मुझे खुद से ही शर्म आ गई और मैं जल्दी से हर्षित के सीने से लग गई। हर्षित ने मुझे बाहों से पकड़कर फिर से बैठा दिया। कहने लगा, फिर हर्षित ने जो अगली बात बताई उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हर्षित ने मुझे बताया कि तुम अपने माँ बाप की सगी बेटी नहीं हो, बल्कि वह तो तुम्हारे मामा और मामी हैं। हर्षित की बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। गुजरा हुआ समय मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था। मेरे बहन भाइयों की नफरत, मेरी मम्मी पापा की मुझे अपने ऊपर बोझ समझना, मेरी दादी का मुझसे प्यार करना, मुझे सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलवा देना, यह सब बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी थीं। यह सब कुछ मेरे साथ इसलिए होता था क्योंकि मैं उनकी सगी बेटी ही नहीं थी, लेकिन कम से कम मैं उनकी बहन की बेटी तो थी। पापा को कम से कम इस रिश्ते का तो लिहाज करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस रिश्ते का लिहाज नहीं किया। अगले दिन मैं अपने घर पर थी और अपने नामी माँ बाप के सामने खड़ी थी और उनसे सवाल जवाब कर रही थी और फिर उन्होंने मुझे बताया कि तुम मेरी बहन की बेटी हो और मैं रिश्ते में तुम्हारा मामा लगता हूँ। तुम्हारी माँ ने पसंद से शादी की थी। हम लोग इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन वह नहीं मानी और घर से भागकर उस आदमी से शादी कर ली। लेकिन यह शादी ज़्यादा समय तक ना चल सकी। कुछ समय बाद ही तुम्हारी माँ इस घर में वापस आ गई थी और तुम्हारे जन्म के 3 महीने बाद ही तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ को तलाक दे दिया था। तुम्हारी माँ यह सदमा बर्दाश्त ना कर सकी और दुनिया से चली गई और एक छोटी सी 3 महीने की बच्ची हमारे दम पर छोड़ गई। अपनी माँ के कहने पर मैंने तुम्हें अपना नाम दिया। जब तक तुम्हारी नानी जिंदा रही हमने तुम्हें किसी बात की कमी नहीं होने दी, लेकिन धीरे धीरे लोगों के ताने सुन सुनकर हमारा दिल तुमसे बदतर होने लगा और हम लोग तुमसे पीछा छुड़ाने के बारे में सोचने लगे, क्योंकि हम तुम्हें जिंदगी भर तो अपने घर पर बिठाकर नहीं रख सकते थे। उन लोगों की बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू भर आए। भले वो मेरे सगे माँ बाप नहीं थे, लेकिन मैं तो उन्हें अपने सगे माँ बाप ही समझती थी। हर्षित ने मुझे ऐसे टाइम में बहुत हिम्मत दी थी। वो हर वक्त मेरी दिलजोई करता रहता। धीरे धीरे मैं इस सदमे से उभर आई थी। हर्षित ने ही मुझे समझाया कि तुम इस बात को दिल से निकाल दो कि तुम खूबसूरत नहीं हो। मेरी नज़र से देखो, तुम बहुत खूबसूरत हो। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आओ और डॉक्टरी की पढ़ाई करो और मेरे साथ मजबूर
बेसहारा लोगों की मदद करो। हर्षित की बात मुझे भा गई। मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई करी और अब हर्षित के साथ मैं अस्पताल में काम कर रही हूँ। जीवन साथी प्यार करने वाला हो तो ज़िंदगी खुशियों से भर जाती है। आज मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही हैं। आज भी जब अपना गुजरा हुआ कल याद करती हूँ तो सहम जाती हूँ, लेकिन जब सोचती हूँ कि जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है वो तो मेरे सगे माँ बाप ही नहीं है, फिर दुख किस बात का। और फिर हर्षित ने मेरा हर हालात में साथ दिया है, मेरा साथ कभी मुश्किलों के समय नहीं छोड़ा। मैंने भी कभी भी मुश्किल समय में नहीं उसका साथ नहीं छोड़ा। मैंने भी खुद से वादा किया था कि मैं भी हर्षित का साथ नहीं छोड़ूंगी, हमेशा हर्षित के साथ वफादार होंगी। समय अच्छा हुआ या बुरा गुजर ही जाता है और मेरा भी बुरा समय गुजर चुका था और मेरी ज़िंदगी का एक हसीन दौर चल रहा था जिसमें मुझे भगवान से कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि मैं अपने भगवान को धन्यवाद करती हूँ कि मुझे हर्षित जैसा जीवन साथी मिला। दोस्तों, कभी भी हिम्मत मत हारना। अगर मुश्किल समय है तो एक ना एक दिन गुजर ही जाएगा और भगवान आपके लिए बहुत कुछ बहुत अच्छा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।